नमस्ते साथियों, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो सेशन में। तो जो हमारा सीरीज़ चल रहा था वो सेट सोल्यूशन का, उसमें हम लोग 75 क्वेश्चन करते थे एक सेट में, जो कि लगभग 50-40 मिनट का वीडियो डालता था। और वो सीरीज़ तो चलता ही रहेगा। उसमें 51 नंबर वाला वीडियो अभी नहीं आया, वो आएगा नेक्स्ट जब बनाऊंगा। तो उसके बाद यहाँ पर एक न्यू सीरीज़ लेकर आया हूँ आप सबके लिए। इस सीरीज़ में क्या होगा कि आप लोग का जो सिलेबस है, उसको सिलेबस को देखते हुए, जो बिहार एसएससी का जो सिलेबस है उसको देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, उसके कुछ हिस्ट्री का क्वेश्चन चूज करेंगे। पॉलिटी हो गया, फिर ज्योग्राफी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, करेंट अफेयर्स होगा, सभी का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग का डेली बेसिस पे करेंट अफेयर्स होगा वो होगा। और कुछ सबसे सिलेबस से जो क्वेश्चन आप लोग को इंक्लूड करके यहाँ पर लाऊंगा और लाया हूँ आज के वीडियो में, वही आप लोग को बताने वाला हूँ और उसको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। वीडियो के पूरा देखने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि यहाँ पर कितना कंटेंट मिलने वाला है। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सिलेबस के लिया गया, और जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है वो सबसे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। तो आप लोग वीडियो में अच्छी तरीके से बने रहिएगा। और ये हमारा पहला सीरीज होगा, ये सीरीज आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं और उसको अच्छी तरीके से सोल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि, और यहाँ पर हिस्ट्री से स्टार्ट किया हूँ। पहला जो कुछ क्वेश्चन होगा 4-5 क्वेश्चन वो हिस्ट्री से सिलेक्ट किया हूँ, फिर आप लोग का हो जाएगा पॉलिटी का, फिर हो जाएगा ज्योग्राफी का, और फिर आगे वहाँ पर साइंस वगैरह का क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ। तो इस पर एक सीरीज रहेगा, सभी मतलब सब्जेक्ट को यहाँ पर देखते हुए वीडियो बना रहा हूँ। और वो ये जो वीडियो होगा आप सबके लिए एग्जाम और व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से कवर कीजिएगा प्रत्येक वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न से कौन से है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर है हमारा। पहला ऑप्शन है अश्व घोष, दूसरा ऑप्शन है विशाख दत्त, फिर यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है कल्हन, और चौथा ऑप्शन है कालिदास। तो यहाँ पर हमको पूछा जा रहा है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मुद्रा राक्षस के जो लेखक है वो विशाख दत्त जी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुद्रा राक्षस के लेखक जो विशाख दत्त हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में अश्व घोष है। तो अश्व घोष की रचना के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि अश्व घोष ने जो लिखा है वो बुद्ध चरित जो हमारा है, बुद्ध चरित की रचना जो है वो अश्व घोष के द्वारा ही किया गया है। तो बुद्ध चरित हो गया हमारा किसके द्वारा, अश्व घोष के द्वारा हो गया क्या, बुद्ध चरित। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर कल्हन। तो कल्हन के द्वारा रचित जो पुस्तक है वो आप लोग याद रखिएगा राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो पुस्तक है ये कल्हन के द्वारा रचित है। और इस राजतरंगिणी पुस्तक में जो है क्या बताया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है बार बार। इसी राजतरंगिणी पुस्तक में जो कि कल्हन का, इसमें कश्मीर का इतिहास का वर्णन है। कश्मीर के इतिहास का वर्णन किस में, इसी में है, राजतरंगिणी में, जो कि कल्हन के द्वारा रचित है। उसके बाद यहाँ पर कालिदास देख रहे हैं आप लोग। तो कालिदास का बहुत सारा रचना है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कुमार संभवम हो गया, ऋतु संहारम हो गया, मेघदूतम हो गया, ये सभी कालिदास जी का रचना है। तो इस प्रकार यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा जो मुद्रा राक्षस के लेखक हो गया वो विशाख दत्त हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। फिर हम लोग पढ़े कि बुद्ध चरित की रचना किसने किया है, तो वो अश्व घोष हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर बुद्ध चरित को कुछ इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर त्रो न लिख के तो भी लिखा जाता है बहुत जगह पर। तो यहाँ पर हम लोग तो भी लिख दे सकते हैं कि बुद्ध चरित जो पुस्तक लिखा गया, इसमें हलंत ला दें तो ये लिखा गया अश्व घोष के द्वारा। और हम लोग मुद्रा राक्षस पहले विशाख दत्त, कल्हन के द्वारा पुस्तक लिखा गया वो राजतरंगिणी लिखा गया। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि कश्मीर का इतिहास का वर्णन किसमें किया गया है, तो कल्हन का जो पुस्तक है राजतरंगिणी इसी में किया गया है। उसके बाद कालिदास का कुछ पुस्तक आप लोग को बता दें, जैसे कि हो गया मेघदूतम हो गया, कुमार संभवम हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, रघुवंशम हो गया, ये सभी कालिदास का पुस्तक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अपना प्रश्न संख्या 2, और इसमें पूछा जा रहा है कि फारस यात्री अब्दुल रज्जाक किसके समय आए थे। तो आप लोग को पता है अब्दुल रज्जाक जो कि एक फारस यात्री है, पूछा जा रहा है वो किसके समय आए थे। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारा है। पहला है देवराय, देवराज नहीं होगा, यहाँ पर देवराय होगा, मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, फिर कृष्ण देवराय, अच्युत देवराय। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारा यहाँ पर, इसको आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा। देवराज नहीं होगा, ये होगा देवराय, देवराय प्रथम यहाँ पर लिखा गया है, इसको आप लोग थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो जो हमारा अब्दुल रज्जाक जी है वो किसके टाइम आए थे पूछा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा अब्दुल रज्जाक जो एक फारस यात्री है, जिसको आप लोग कह सकते हैं ईरान यात्री, तो ये आए हुए थे देवराय द्वितीय के समय। किसके समय में, तो देवराय द्वितीय के समय में आया था अब्दुल रज्जाक जी। अब यहाँ पर देखें हम लोग पहला ऑप्शन है देवराय प्रथम। तो देवराय प्रथम के समय में आया था एक जो इटली का यात्री था,
इटली का यात्री था, उसका नाम है, अब यहाँ पर लिख देता हूँ, निकोली कांटी। तो ये निकोली कांटी जो है, जो इटली का यात्री था, ये आया हुआ था किसके समय में? तो ये आया हुआ था देवराय प्रथम के समय में। तो ये भी आप लोग याद रखिए। उसके बाद हमारे यहाँ पर कृष्ण देव राय जी है, और ये आप लोग को पता है कि जो हमारे विजयनगर साम्राज्य का तुलु वंश है, तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक, या फिर कह सकते हैं जो हमारा विजयनगर साम्राज्य है उसमें सबसे प्रतापी शासक यही थे, कृष्ण देव राय। इसको शॉर्ट में आप लोग बोल सकते हैं KDR। तो इसके समय जो आया था विदेशी यात्री, वो एक था इटली का यात्री आया था। इटली का यात्री जो आया था उसका नाम था डोमिगस पायस। क्या नाम था? तो आप लोग याद रखिएगा, डोमिगस पायस। यह जो था एक इटली यात्री था जो कि कृष्ण देव राय के समय में आया था। उसके बाद एक और यात्री आया था इसके समय में, उसका नाम था बारबोसा। ये जो बारबोसा जी है, ये पुर्तगाली यात्री है, और ये भी आया था किसके समय में? ये भी आया हुआ था किसके समय में? तो कृष्ण देव राय के समय में। तो आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद अच्युत देव राय जी है, इसके समय में भी एक पुर्तगाली यात्री आया था, उसका नाम है नूनीज पुर्तगाली यात्री, जो कि किसके समय आया था? अच्युत देव राय के समय आया था। तो यहाँ पर देखिए हम लोग, हमारा यहाँ पर आ जाता है कि देवराय प्रथम के समय में इटली यात्री निकोलो कांटे आया हुआ था। उसके बाद देखें तो देवराय द्वितीय के समय हमारा प्रश्न था यहाँ पर अब्दुल रज्जाक आए हुए थे, जो कि फारस यात्री है। कृष्ण देव राय के समय में हमारा जो इटली यात्री था डोमिगस पायस हो गया। उसके बाद KDR, जिसको हम लोग शॉर्ट नाम बोल सकते हैं कृष्ण देव राय को। उसके बाद बारबोसा भी आया था, जो कि पुर्तगाली यात्री है। ये दोनों आया हुआ था कृष्ण देव राय के समय में। और अच्युत देव राय के समय में नूनीज आया हुआ था। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करें हम लोग कृष्ण देव राय का, तो कृष्ण देव राय ने एक पुस्तक लिखा था अमुक्त माल्यद। ये प्रश्न पूछा जाता है अमुक्त माल्यद पुस्तक किसका है? तो ये कृष्ण देव राय जी का ही है, और ये जो लिखा गया है वो तेलुगु भाषा में लिखा गया है, अमुक्त माल्यद। उसके बाद एक और पुस्तक है कृष्ण देव राय का, वो है, क्या है ये आप लोग याद रखिएगा, जाम्बती कल्याणम। जाम्बती कल्याणम पुस्तक भी कृष्ण देव राय जी का है, और ये जो पुस्तक है संस्कृत भाषा का है, जाम्बती कल्याणम। तो इतना आप लोग याद रखिए। उसके बाद आप एक और आप याद रखिएगा, जो अष्टदिग्गज है, अष्टदिग्गज जो है वो कृष्ण देव राय के समय में ही था। अष्टदिग्गज, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, अष्टदिग्गज वो किसके समय में था? अष्टदिग्गज जो है वो कृष्ण देव राय के समय में ही था। अष्टदिग्गज में जो हमारा एक और शासक था, शासक नहीं बोल सकते हैं, इसी के दरबार में रहता था, जो कि अष्टदिग्गज में से एक था, वो था तेलानी रामन। अब तेलानी रामन के बारे में आप लोग बहुत सारा कहानी सुने होंगे, तो वो जो है कृष्ण देव राय के दरबार में ही थे, तेलानी रामन। उसके बाद आप लोग याद रख सकते हैं, जिसके हमारा अष्टदिग्गज हो गया। उसके बाद अष्टप्रधान की बात करें तो अष्टप्रधान जो है वो किसके समय में था? तो वो शिवाजी के समय में था। उसके बाद नवरत्न, आप लोग को पता है कि दो शासक के समय में था। एक तो अकबर के समय में नवरत्न था, और एक था किसके समय में? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय था या फिर फर्स्ट था, इसमें हम लोग को डाउट है, तो इसको आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि जो हमारा नवरत्न है वो चंद्रगुप्त प्रथम या द्वितीय के समय में है, किस में है, वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर इतना क्लियर है हमारा। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3, और प्रश्न संख्या 3 में हम लोग पूछा जा रहा है कि ह्वेनसांग के समय कौन सा चीनी यात्री आया हुआ था? तो ह्वेनसांग के समय कौन चीनी यात्री आया हुआ था, ये बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा फाहियान हो गया, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हर्षवर्धन है, तीसरा ऑप्शन माहुयान है, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर, ये मिस्टेक हो गया टाइप, चौथा ऑप्शन है यहाँ पर इनमें से सभी। तो याद रखिए आप लोग, फाहियान जो है वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। किसके समय में आया था फाहियान? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया हुआ था, और ये भी चीनी यात्री था। और जो हमारे यहाँ पर प्रश्न था ह्वेनसांग के समय कौन आया था, तो ये हर्षवर्धन आया था ह्वेनसांग के समय में। ह्वेनसांग जो आया था वो हर्षवर्धन के समय में आया था। हर्षवर्धन एक शासक था जो कि 600 ईस्वी के आसपास कुछ था इसका शासनकाल। उसके समय में ह्वेनसांग भारत आया हुआ था, जो कि चीनी यात्री है। फाहियान बता दें चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। और जो हमारे यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है माहुयान, ये जो आया हुआ था ये मल्लिका अर्जुन के समय आया था। जो हमारा मल्लिका अर्जुन है, ये शासक है किस साम्राज्य का? तो ये विजयनगर साम्राज्य का शासक है मल्लिका अर्जुन, इसके समय में ही आया हुआ था माहुयान जी। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। हमारा फाहियान हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। उसके बाद हर्षवर्धन हमारा हर्षवर्धन के समय में आया था वो ह्वेनसांग हो गया, और माहुयान जो आया हुआ था वो मल्लिका अर्जुन के समय में आया था। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्लियर हो चुका है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 4, इसमें हम लोग को पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किस उर्दू कवि ने 1857 विद्रोह जो है अपने आंखों से देखा था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मीर ताकी मीर, दूसरा ऑप्शन है जोक, तीसरा ऑप्शन है गालिब, और चौथा ऑप्शन है इकबाल। तो आप लोग को बता दूं कि जो 1857 का विद्रोह था
हुआ था उसमें उर्दू कवि जिसने देखा था आँखों से वो 1857 का विद्रोह, वो जो कवि थे वो थे गालिब। तो गालिब एक उर्दू कवि जिसने कि अपनी आँखों से 1857 का विद्रोह देखा था। और आप लोग को पता है कि 1857 की क्रांति शुरू हुआ था वो कहाँ से हुआ था, तो ये मेरठ से शुरू हुआ था। और उसमें एक सैनिक जो कि आप लोग पता है मंगल पांडे के बारे में, ये मंगल पांडे जो विरोध किया था, किसका विरोध किया था, तो आप लोग को पता है कि जो वहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा जो बंदूक लाया गया था, न्यू टाइप का बंदूक, उसमें क्या कर रहा था कि जो उसमें गाय का हो गया चर्बी या फिर सुअर का चर्बी, उस सब का कुछ उसमें यूज़ किया जाता है मटेरियल, जो कि उसको मुंह से यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि आप लोग को पता है कि बंदूक जब छोड़ते हैं तो उसमें मुंह से कुछ खींचना पड़ता है, वो मुंह से खींच कर उसमें बारूद भरा जाता है। तो इसकी वजह से मंगल पांडे हो गया और भी कुछ मुस्लिम जो सैनिक थे उसने भी विरोध किया था। उसी की वजह से 1857 विद्रोह स्टार्ट हुआ था। तो इसमें बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग कहना मानना है, तो उसके बारे में आप लोग डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर और अलग वीडियो में हम लोग 1857 क्रांति के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था उसका राइट आंसर गालिब हो जाएगा, कि गालिब नहीं, उर्दू कवि एक है गालिब, इसने 1857 विद्रोह को अपने आँखों से देखा है। तो हमारा ये प्रश्न क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 5, इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि किस सभा का अध्यक्ष उनका सदस्य नहीं होता है। तो किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, ये बताना है। 4 ऑप्शन हमारा लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, विधानसभा हो गया और विधान परिषद हो गया। तो दोस्तों आप लोग को बता दूं कि जो हमारा राज्यसभा है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इसका जो है सदस्य नहीं होता है, ठीक है। राज्यसभा का अध्यक्ष जो भी होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होता है। आप लोग को पता है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो बता दूँ, राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वो उपराष्ट्रपति जी ही होते हैं। तो इसी भी आप लोग याद रखिएगा, जो राज्यसभा है हमारा उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो वो उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति आप लोग को पता है कि राज्यसभा का सदस्य नहीं है। तो यही हमारा प्रश्न पूछा गया था, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें अगर कि जो हमारा लोकसभा है, राज्यसभा हो गया, विधानसभा हो गया और विधान परिषद, ये सब का जिक्र किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है, तो इसको हम लोग एक बार अच्छी तरीके से सीख लेते हैं किसमें किसका वर्णन है। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर पहला है लोकसभा, इसको एक ट्रिक से समझिए आप लोग, एक ट्रिक याद रखिए, सरला। तो सरला से आप लोग याद रखिए संसद, संसद जो आर्टिकल है वो 79 आर्टिकल में जिक्र है संसद का। उसके बाद रो से याद रखिएगा राज्यसभा, राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में है और लोकसभा का वर्णन है आर्टिकल 81 में। तो सरला एक क्रम से हो गया 79, 80, 81, ये आर्टिकल पूछा जाएगा कि लोकसभा का वर्णन किस आर्टिकल में, तो 81 हो जाएगा, राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में और हमारा संसद का वर्णन जो है वो आर्टिकल 79 में। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा विधानसभा है। अगर पूछा जाए विधानसभा का जिक्र जो है वो किस आर्टिकल में है, तो आप लोग याद रखिएगा विधानसभा का जिक्र जो है वो आर्टिकल कितना है, याद रखिएगा आप लोग 170 में। तो आर्टिकल 170 में विधानसभा का जिक्र है। और विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद से संबंधित 2 आर्टिकल है। एक तो आर्टिकल आप लोग का जो 171 इसमें कि विधान परिषद का चर्चा है, और एक आर्टिकल 169 इसमें क्या है कि विधान परिषद का जो सृजन हुआ था, विधान परिषद का या फिर कह सकते हैं सृजन, उससे संबंधित जो आर्टिकल है वो 169 आर्टिकल हो जाएगा। और 171 आर्टिकल में विधान परिषद का चर्चा है। यहाँ पर आप लोग इसको याद रख सकते हैं सभी आर्टिकल को। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 6। इसमें आप लोग पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, ये यहाँ पर बताना था। हमारा 4 ऑप्शन यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन, फिर दूसरा ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन, फिर 61वां, फिर 52वां संविधान संशोधन है। तो यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ते हैं कि हमारा यहाँ पर पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया। तो आप लोग याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आप लोग बता दूं कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1976 ईस्वी में हुआ था। इसी के तहत जो है वो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और पूछा जाता है कि किस समिति की सिफारिश पर ये मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन से। तो आप लोग याद रखिएगा इसको जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। तो ये भी याद रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पे ही 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत
मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पर देखो तो ऑप्शन नंबर बी है 44वां संविधान संशोधन। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि 44वां संविधान संशोधन से जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, इसको जो है विधिक अधिकार बना दिया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ही इसको बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है 61वां संविधान संशोधन। तो 61वां संविधान संशोधन से हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमारा जो वोट देने का अधिकार था वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। किस संविधान संशोधन से? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा ही वोट देने को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है 52वां संविधान संशोधन। तो आप लोग याद रखिए 52वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1985 में। इसे आप लोग याद रखिए 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत क्या हुआ था? तो आप लोग याद रखिए जो हमारा अनुसूची 10 है, अनुसूची 10 को संविधान में जोड़ा गया था। और ये जो हमारा अनुसूची 10 है ये किससे संबंधित है? आप लोग याद रखिएगा अनुसूची 10 जो है वो दल बदल से संबंधित है। तो दल बदल से संबंधित अनुसूची 10 इसका 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। और आप लोग और बता दूं जो हमारा मूल संविधान में अनुसूची था वो मात्र 8 ही अनुसूची था मूल संविधान में। उसके बाद 9वां हो गया, 10वां, 11वां, 12वां, ये चारों अनुसूची जो है वो संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया। एक बार इसको हम रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारा 9वां अनुसूची हो जाएगा उसको जोड़ा गया है, 9वां अनुसूची को जोड़ा गया है फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के तहत। उसके बाद जो हमारा 10वां संविधान अनुसूची है जो कि अभी जस्ट हम लोग पढ़े, इसको जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। उसके बाद जो 11वां संविधान संशोधन है वो हमारा संबंधित है किससे? तो वो संबंधित है पंचायती राज से और इसको जोड़ा गया है 73वां संविधान संशोधन के तहत। और हमारा जो 12वां अनुसूची है वो संबंधित है नगर पालिका से और इसको जोड़ा गया है 74वां संविधान संशोधन के तहत। तो इस प्रकार आप लोग याद रख सकते हैं इसको। और हमारा जो 9वां जो हमारा अनुसूची वो किससे संबंधित है? आप लोग याद रखिए ये संबंधित है भूमि सुधार से। तो हमारा यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 क्लियर हो चुका है डिटेल्स में। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 इसमें पूछा जा रहा है आप लोग को कि भारतीय संविधान में शामिल है। तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, कितने भाग और कितने अनुसूची है ये बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग को पता होगा कि जो हमारा संविधान है उसमें टोटल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची जो हमारा उसमें शामिल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और वर्तमान में अगर बात करें तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद ही था, 22 भाग और 12 अनुसूची है। वर्तमान में भी इतना ही है, लेकिन इसके अंदर कुछ ABCD करके जोड़ा गया है और 22 भाग जो हमारे इसमें भी कुछ ABCD करके जोड़ा गया है। तो इस प्रकार आप लोग कहें तो इससे डिफरेंस हो सकता है अनुच्छेद या भाग, लेकिन मूल रूप से जो इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची ही अभी भी है। तो नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 8 उसमें पूछा जाए आप लोग कि जो हमारा 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची के असमवर्ती सूची में कितने विषय है? तो हमारा 7वां अनुसूची जो है वो सूची से संबंधित है। इसमें बहुत सारा जो हमारा राज्यों की शक्ति, संघ की शक्ति है उसका वर्णन है। उसके में आप लोग को 3 प्रकार का सूची का वर्णन है। एक तो हमारा संघ सूची हो जाता है, जो हमारा अनुसूची 7 है इसमें 3 प्रकार का सूची का वर्णन है। एक संघ सूची हो गया और एक होता है राज सूची और हमारा एक है समवर्ती सूची। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आप लोग को कि जो हमारा समवर्ती सूची है इसमें कितना विषय था? तो आप लोग को बता दूं हमारा संघ सूची जो इसमें अभी टोटल 100 विषय है और राज सूची में टोटल आप लोग याद रखिएगा 61 विषय है वर्तमान में, और समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, समवर्ती सूची पूछा गया है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 52 विषय। तो वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय है? तो 52 विषय है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 इसमें पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 9 में कि किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है बताना है। तो हमारा 4 ऑप्शन है, बुध है, मंगल है, शनि है और अरुण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग याद रखिएगा जी कि ग्रह जो हमारा जिसका उपग्रह नहीं, वो 2 ग्रह ऐसा है जिसका कि कोई उपग्रह नहीं, वो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। जो हमारा पहला उपग्रह हो गया वो बुध हो गया, इसका भी कोई उपग्रह नहीं। और एक हमारा ग्रह है शुक्र। तो शुक्र ग्रह और बुध जो हमारा ग्रह है इन दोनों का जो है कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बुध। अगर यहाँ पर शुक्र ऑप्शन में रहता तो शुक्र भी इसका राइट आंसर होता है, क्योंकि 2 ही ग्रह ऐसा है बुध और शुक्र जिसका कि कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो गया।
नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 10 में आप लोग पूछा जा रहा है कि माउंट एटना किस देश का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आप लोग याद रखिएगा, माउंट एटना जो हमारा ज्वालामुखी है वो एक इटली का सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इटली। माउंट एटना इटली में ही पाया जाता है और ये एक क्या है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 11 इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है। तो विश्व की जो सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, आप लोग याद रखिएगा, वो हमारा दक्षिण अमेरिका का एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है, दक्षिण अमेरिका में हमारा एक पर्वत श्रृंखला है जो कि नाम है, आप लोग याद रखिएगा, ये एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत ही जो कि विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंडीज। ये कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग को जस्ट बता दें, ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। और हमारा आल्प्स पर्वत जो हमारा है, ये आल्प्स पर्वत पाया जाता है यूरोप में। रॉकी पर्वत हो गया उत्तरी अमेरिका में, और हिमालय जो हमारा ये एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अपना है प्रश्न संख्या 12 और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 12 में कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है ये बताना है। तो यहाँ पर आप लोग को फिगर के द्वारा समझना है। ये हम समझ लेते हैं, एक हमारा पृथ्वी है, इसमें हमारा एक विषुवत रेखा हो गया, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो आप लोग याद रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है, और उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो होता है 21 जून को। इतना आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हमारा ये विषुवत रेखा है, इस पर दिन रात जो बराबर होता है वो कब होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, एक तो होता है 21 मार्च को और एक होता है 23 सितंबर को। तो 23 सितंबर और जो हमारा 21 मार्च है, इस दिन जो है हमारा क्या कर सकते हैं, विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होता है। और जो हमारा 21 जून है, इसमें उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो यहाँ पर पूछा गया था प्रश्न कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर को होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 13, इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है हमारा, नील नदी, अमेजन नदी, यांगतीसी नदी और वोल्गा नदी। तो आप लोग को बता दूं साथियों, जो हमारा दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अमेजन नदी। तो अमेजन नदी जो वो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। और हमारा नील नदी जो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी हो गया। उसके बाद यांगतीसी की बात करें तो यांगतीसी नदी जो हमारा एशिया का सबसे बड़ी नदी कौन सा है, यांगतीसी नदी हो गया। और हमारा वोल्गा नदी जो है ये यूरोप का सबसे बड़ी नदी है। तो यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन क्लियर हो चुका है। नील नदी विश्व का सबसे लंबी नदी है। और आप लोग को पूछा जाए कि विश्व का सबसे छोटी नदी कौन सा है, तो वो याद रखिएगा डी नदी है। तो डी नदी जो हमारा वो विश्व का सबसे छोटी नदी है, और हमारा नील नदी विश्व का सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 14, इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, B1, B2, B6 और B12। तो आप लोग याद रखिएगा, जो हमारा कोबाल्ट पाया जाता है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। उसके बाद हम लोग इस अगर रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। उसके बाद विटामिन B2 की बात करें तो विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है राइबोफ्लोविन। याद रखिएगा, विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है राइबोफ्लोविन। और B6 जो हमारा है इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा वो होता है पायराडॉक्सिन। पैराडॉक्सिन हो गया विटामिन B6 का रासायनिक नाम। उसके बाद यहाँ पर B12 जो हमारा है इसका जो रासायनिक नाम होता है विटामिन B12 का वो होता है साइनोकोबाल्मिन। क्या होता है, साइनोकोबाल्मिन। तो इसी में पाया जाता है क्या हमारा कोबाल्ट, तो इसका रासायनिक नाम हो गया साइनोकोबाल्मिन और इसी में कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर है प्रश्न संख्या 15 और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि पौधे में भ्रूण किस में पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिए, पौधे में जो भ्रूण पाया जाता है वो बीज में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीज। पौधे में जो भ्रूण पाया जाता है वो बीज में पाया जाता है, ना कि फल या फूल में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हम।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 16, इसमें पूछा जा रहा है कि टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है। तो टाइफाइड और कोलेरा जो ये किस प्रकार के जो हमारा रोग है उस किस प्रकार के रोग का उदाहरण ये बताना। तो हमारे यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल जन्य रोग। तो हमारा जो टाइफाइड और कोलेरा है ये गंदे जल को पीने से होता है, दूषित जलों का प्रयोग करने से जो हमारा टाइफाइड या कोलेरा जो बीमारी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल जन्य रोग है ये कोलेरा और टाइफाइड। और आप लोग याद बता दूं कि जो हमारा टाइफाइड या कोलेरा होता है वो किसके कारण होता है, तो ये जीवाणु के कारण होता है। तो जीवाणु जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया, तो जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण ही यह बीमारी होता है टाइफाइड या कोलेरा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल जन्य रोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 17, इसमें पूछा जाएगा सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण हुआ था। तो कहाँ हुआ था सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी है इंग्लैंड, सी है दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। तो पहली बार जो मानव हृदय का प्रत्यारोपण हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 18, इसमें पूछा जाएगा डायबिटीज़ दिवस कब मनाया जाता है। तो डायबिटीज़ दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है हमारा। यहाँ पहला ऑप्शन है 14 नवंबर, दूसरा ऑप्शन है 14 फरवरी, तीसरा ऑप्शन है 14 सितंबर और चौथा ऑप्शन यहाँ पर है 14 मई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 14 नवंबर। 14 नवंबर को ही डायबिटीज़ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 19, इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की है। सुभद्रा योजना की शुरुआत की गई है वो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखें, 4 ऑप्शन हमारा झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया और पश्चिम बंगाल है। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने ही सुभद्रा योजना का शुरुआत की है। तो और सुभद्रा योजना की बात करें तो सुभद्रा योजना में क्या हो रहा है, तो जो महिला है वहाँ का महिला जो है महिलाओं को जो है वो दिया जाएगा कितना पैसा, तो साल भर में मतलब प्रत्येक साल जो है उसको 10,000 रुपया दिया जाएगा। तो ये सुभद्रा योजना है जो कि कहाँ के द्वारा चलाया गया, तो जो उड़ीसा का मुख्यमंत्री उसके द्वारा चला गया। महिलाओं को 10,000 रुपया साल में दिया जाएगा, ये वही योजना है उड़ीसा सरकार का। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अपना प्रश्न संख्या 20 है, इसमें पूछा जा रहा है आप लोग को हाल ही में किस देश में हनुमान की 90 फीट ऊंचा प्रतिमा का अनावरण हुआ है। तो ये हुआ है अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अमेरिका में जो है हनुमान की 90 फीट ऊंचा प्रतिमा का अनावरण हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये हो गया अमेरिका। तो इस प्रकार यहाँ पर हम लोग 20 क्वेश्चन किया हूँ, जो कि आज के लिए थोड़ा कम क्वेश्चन है और अगला वीडियो जो आएगा उसमें क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा रहेगा और उसमें और सारा ज़्यादा कंटेंट इंक्लूड करूँगा, जो कि आप सबके लिए एग्जाम और व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा प्रत्येक वीडियो। तो इस प्रकार आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ। अगर इस प्रकार का आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट कीजिएगा, इस प्रकार सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।